हेलो फ्रेंड्स, नवंबर 21 का आरटीपी आउट हो गया है। इसमें जितने भी क्वेश्चंस थे वो मैंने आप लोगों को क्लास में करवा दिया है। एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके सॉल्यूशन में इन्होंने डिफरेंट अजम्पशन लिया है। मैं मान के चलता हूं कि वो अमेंडेड हो गया है अब हमारे सिलेबस में, और मैंने जो प्रीवियस आपको सॉल्यूशन दिया था उसको आपको चेंज कर अब ये सॉल्यूशन आपको देना है। इनफैक्ट जितने भी सीए फाइनल के स्टूडेंट्स हैं उनको ये चीज़ कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि लेटेस्ट आरटीपी को ही हम सबसे अमेंडेड मानते हैं और उन्होंने इसमें एक सॉल्यूशन दिया है, जबकि इस सेम क्वेश्चन के उन्होंने प्रीवियस एग्जाम्स में 3 सॉल्यूशंस दिए थे। मैं आपको पूरी बात बताता हूं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 10 में आप आ जाइए। आपके पास अगर आरटीपी आपने डाउनलोड कर लिया तो आप भी देख सकते होंगे। ये क्वेश्चन नंबर 10, मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा सीए फाइनल का स्टूडेंट होगा जो इस क्वेश्चन को नहीं करता होगा। जरूर इस क्वेश्चन को तो आप कर ही रहे होंगे। अगर आपने जहां पर भी इस क्वेश्चन को किया है प्लीज उसे फाइंड आउट करके पहले उसे अपने सामने रखिए। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन अपने सामने रखिए। आपने कहीं से भी किया हो क्लासेस, आपने अगर मेरे से भी किया है तो आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। आप इसे अपने सामने रखिए पहले, ठीक है। और आप अगर सीएमए के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए मैं अलग से क्लैरिफिकेशन डाल दूंगा बाद में। अभी आप लोगों के लिए कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। अभी जो क्लैरिफिकेशन है वो सिर्फ सीए फाइनल स्टूडेंट्स के लिए है। सीएमए के लिए जो मैंने क्लास में कराया था वही सही मान के आपको आगे बढ़ना है। तो यहां पर मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आई होप आपने ये क्वेश्चन निकाल लिया होगा जहां पर भी आपने किया होगा इस क्वेश्चन को अपने क्लास में, और उसका सोल्यूशन भी आपके सामने होगा, ठीक है। तो एक बार क्वेश्चन हम रीड कर लेते हैं। अ यूएसए बेस्ड कंपनी इज प्लानिंग टू सेट अप ए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट यूनिट इन इंडिया. Software developed at the Indian unit will be bought back by the US parent at a transfer price of $10 million. The unit will remain in existence in India for 1 year. The software is expected to get developed within the time frame. The US based company will be subject to corporate tax of 30% and a withholding tax of 10% in India and will be eligible for tax credit in India. The software developed will be sold in the US market and many companies are ready to acquire the same. Other estimates are as follows. Fine. And will be eligible for tax credit in India. Underline this, will be eligible for tax credit in India. Rent for fully furnished unit with necessary hardware in India. Manpower cost, 80 software professionals will be working for 10 hours each day. Administrative and other costs. Advise the US company the minimum amount it should charge from the prospective buyer. Underline it, minimum amount it should charge. हम मिनिमम अमाउंट क्या होगा, जितना मेरा कॉस्ट लग रहा है वही मेरा मिनिमम अमाउंट होगा। अगर मान लीजिए एक चीज डेवलप करने में मेरे को 50 रुपए लगते हैं तो मैं सामने वाले से 50 रुपए कम से कम तो मांगूंगा। उससे ज्यादा मांगना चाहिए लेकिन कम से कम मिनिमम अमाउंट बोला हुआ है तो अंडरलाइन करेंगे मिनिमम अमाउंट, मतलब आपका कॉस्ट एटलीस्ट इक्वल्स टू आपका कॉस्ट। मिनिमम अमाउंट मींस माय कॉस्ट, एटलीस्ट मैं अपना कॉस्ट तो निकालना चाहूंगा, ठीक है। डॉलर रेट दिया हुआ है 60 पर डॉलर एंड 365 डेज दिया हुआ है। तो ये आपके सामने क्वेश्चन है। मुझे बिल्कुल यकीन है कि आपको याद आ गया होगा कि आपके बुक में कितना नंबर क्वेश्चन में आएगा। तो अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं तो मैं बता देता हूं कि ये क्वेश्चन नंबर 24 में आपको मिलेगा। सेम क्वेश्चन हमने 24 कवर किया है क्लास में, या आपने कहीं से भी क्लास लिया हो, आप उस क्वेश्चन को ढूंढिए कि आपने उस क्वेश्चन को किस नंबर में किया था। तो आपको ये क्वेश्चन सामने है आपके। अब मैं आपको बताता हूं कि यहां पर लास्ट जो रिक्वायरमेंट है वो उन्होंने चेंज कर दिया है। आपसे पूछा गया मिनिमम अमाउंट इट शुड चार्ज, तो आपको यहां पर कॉस्ट, जितने भी कॉस्ट होंगे उसको ऐड कर देना है, ठीक है, फाइन। और हमारे क्लास में आपने जो किया होगा वो ये किया होगा कि भाई डिसीजन मेकिंग होगा कि यूएस कंपनी को सॉफ्टवेयर डेवलप करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो जो आपने क्लास में क्वेश्चन किया है वो ये है, ठीक है, फाइन, ये है। इसमें लिखा हुआ है विल नॉट बी एलिजिबल फॉर टैक्स क्रेडिट। यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है विल नॉट बी एलिजिबल फॉर टैक्स क्रेडिट इन द यूएस। और यहां क्या लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन आपने क्लास में किया था। और यहां पर क्या लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है विल बी एलिजिबल फॉर टैक्स क्रेडिट इन इंडिया, फाइन।
सो यहां पर इन्होंने लैंग्वेज चेंज कर दिया है क्वेश्चन का थोड़ा। यहां पर लिखा हुआ है विल नॉट बी एलिजिबल फॉर टैक्स क्रेडिट इन द यूएस, सो वी कैन एज्यूम दैट इट इज एलिजिबल इन इंडिया। यहां पर हम एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन तभी कर पा रहे हैं जब आपने इस क्वेश्चन को एक बार रिवाइज कर लिया हो, ठीक है। उन बच्चों के लिए नहीं है जो सबसे पहले ये क्वेश्चन देख रहे हैं, स्टार्टिंग से ही देख रहे हैं। अगर आपने ये क्वेश्चन नहीं किया तो पहले करके आइए, देन आप इस वीडियो को देखेंगे। यहां पर लिखा हुआ है विल नॉट बी एलिजिबल फॉर टैक्स क्रेडिट इन यूएस, और यहां लिखा हुआ है कि विल बी एलिजिबल फॉर टैक्स क्रेडिट इन इंडिया, ठीक है, फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर इन्होंने क्या किया था, यहां पर इन्होंने इसका 3 सॉल्यूशन दिया है अल्टरनेटिवली। पहला सॉल्यूशन ये है, जो पहला सॉल्यूशन है वही हमने क्लास में किया था। हम हमेशा फर्स्ट सॉल्यूशन को ही क्लास में करते हैं। पहले हमने टैक्स को डिडक्ट किया, देन हमने विथहोल्डिंग टैक्स को डिडक्ट किया, एंड देन हमने अपना आंसर निकाला, ठीक है सर। यहां पर इन्होंने एक और आंसर दिया है और यहां पर इन्होंने एक और आंसर दिया है, तो एटलीस्ट इसके 3 आंसर इन्होंने दिए थे। हमने एक आंसर आपको क्लास में करवाया था। अब यहां पर क्या लिखा हुआ है कि इस आंसर में जो लिखा हुआ है कि इट इज अज्यूम दैट फर्स्ट विथहोल्डिंग टैक्स ऑफ 10% इज बीइंग पेड एंड देन इट्स क्रेडिट इज टेकन इन द पेमेंट ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स, देन सॉल्यूशन विल बी एज फॉलोज। तो यहां पर तीसरा जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन और यहां पर जो इन्होंने सॉल्यूशन दिया है वो दोनों मैच कर रहा है। तो हम एक ही सॉल्यूशन लेकर चलेंगे एग्जाम में। ऐसा नहीं होगा कि किसी क्वेश्चन के लिए हम क्या कर रहे हैं और किसी क्वेश्चन के लिए क्या कर रहे हैं। तो क्लास में जो आपको क्वेश्चन कराया गया था उसको आपको अमेंड करना है, और आपको ये जो सॉल्यूशन में अब मैं आपको बता रहा हूं वो आपको करना है, ठीक है, फाइन। और बाकी जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको मेरा यही राय होगा कि आप ऐसा करिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में, इसको मिस नहीं करना है। चाहे आपका नवंबर 21 एग्जाम हो या ऑनवर्ड्स एग्जाम हो, ये आपको देखना है, क्योंकि ये अभी आया है नवंबर 21 का आरटीपी, और इन्होंने इस तरह से यहां पर बात रखी है विल बी एलिजिबल फॉर टैक्स क्रेडिट इन इंडिया। यहां पर नहीं लिखा हुआ था, लेकिन यहां पर भी उन्होंने वो सॉल्यूशन दिया एज्यूमिंग दैट क्रेडिट विल बी अवेलेबल, ठीक है, फाइन। तो अब हम इसके सॉल्यूशन पे आते हैं। आई होप आपने क्लास वाला सॉल्यूशन देख लिया होगा एक बार। अब हम इसके सॉल्यूशन में आते हैं, फाइन सर। तो सबसे पहले रेवेन्यू 6000 लैक्स, ये कैसे आया? हमारा 10 मिलियन का हमारा यहां पर ट्रांसफर प्राइस दिया हुआ है और 60 रुपीज पर डॉलर है, तो हमारा 6000 लैक्स यहां पर रेवेन्यू आ गया, फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। लेस कॉस्ट, रेंट ये दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में, मैन पावर कॉस्ट पूरा आपको दिया हुआ है और 365 डेज लेना है, और एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट भी आपको दिया हुआ है। तो हमारा टोटल कॉस्ट आ गया 1493,75,000। तो अर्निंग बिफोर टैक्स आपका यहां पर आ गया। अब ध्यान से सुनिएगा, अर्निंग बिफोर टैक्स आया आपका 450625,000। सो मैं ये वाला लिखवा दे रहा हूं आपको, अर्निंग बिफोर टैक्स आपको आया 450625,000, फाइन। हमने क्लास में क्या किया था, हमने पहले टैक्स डिडक्ट किया था 30%, हमने टैक्स इसमें डिडक्ट किया था 30%। तो ये आपका आ रहा है 135187500। तो ये आपका आया था 450625,000, 315437500। फिर हमने क्या किया था, यहां पर 10% का विथहोल्डिंग टैक्स भी हमने डिडक्ट किया था। 10% का हमने विथहोल्डिंग टैक्स डिडक्ट किया था 315437500। तो ये आपका क्या आया 315437500। सो 283893,750, फाइन, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बट इस क्वेश्चन में आपको ऐसा नहीं करना है, इस क्वेश्चन में आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि यहां साफ साफ लिखा हुआ है कि क्रेडिट इज अवेलेबल। मतलब जो विथहोल्डिंग टैक्स है, इट इज जस्ट लाइक ए टीडीएस, इट इज जस्ट लाइक ए टीडीएस। तो ये आप डबल पे कर रहे हैं, इसका मतलब
आपको इसका क्रेडिट मिल जाएगा, लिखा हुआ है ना, यू विल गेट द क्रेडिट। सो यहां पर ये वाला ट्रीटमेंट गलत हो जाएगा जो हमने पुराने सॉल्यूशंस में किया था। पुराने सॉल्यूशंस के लिए वो सही था क्योंकि वहां पर लिखा हुआ था कैन नॉट टेक क्रेडिट इन यूएसए, तो वहां तो हम एज्यूम कर सकते थे कि भाई हमें इंडिया में नहीं मिल रहा है या मिल रहा है। लेकिन मेरा कहना है कि पुराने क्वेश्चन में भी आप यही सॉल्यूशन कीजिएगा जो अब मैं बता रहा हूं, ठीक है, फाइन। तो इस सॉल्यूशन में ये वाला नहीं होगा तो क्या होगा, तो यहां पर क्या होगा, ईबीटी है 45062500, फाइन। सबसे पहले इन्होंने 10% डिडक्ट किया है, 10% डिडक्ट किया है, ठीक है। सो 45062500 इंटू 10%, तो उन्होंने किया है 45062500, फाइन। तो ये आपका आया 45062500 माइनस 25000 माइनस 45062500, तो ये आपका आया 405562 405562 अब क्या है, 30% है। अब 30% इसमें नहीं लगेगा, 30% आपका लगेगा इसी में, और इतना आपने टैक्स ऑलरेडी दे दिया है तो ये आपका डिडक्ट हो जाएगा। तो अब जो 30% लगेगा वो किस में लगेगा, वो लगेगा आपका 45062500 इंटू 30%। लेकिन आपने कुछ तो पेमेंट करा ही होगा, कितना पेमेंट किया है, 45062500 आपने पेमेंट ऑलरेडी कर दिया है। तो अब 30% कितना आ रहा है जरा देखिए, इंटू 45062500 इंटू 30% माइनस 45062500, तो यह आपका आ रहा है, यह आपका आ रहा है 9012500। तो आपका यहां पर आया 315437,500, ठीक है। ये आपको सॉल्यूशन करना है, दिस इज करेक्ट सॉल्यूशन। तो अल्टीमेटली हो क्या रहा है, अल्टीमेटली हो क्या रहा है, अल्टीमेटली आप कितना टैक्स दे रहे हैं, अल्टीमेटली आप ये टैक्स दे रहे हैं और आप ये टैक्स दे रहे हैं, अल्टीमेटली आप ये दोनों टैक्स दे रहे हैं। तो अगर आप डायरेक्टली, अब देखिए कितना आसान हो जाता, इतना अगर घुमाते नहीं तो, अगर आप डायरेक्टली यहां पर 45062500 में सिर्फ 30% डिडक्ट कर देते, 30%, एक्चुअल में तो मुझे इसका क्रेडिट मिल ही गया है, तो अगर मैं 30% डिडक्ट करता 45062500 इंटू 30%, तो यह आपका रहा है 135187500, 135187500, तो ये आपका कितना आ रहा है 45062500, तो ये आपका वही आ रहा है 315437,500। आप देख लीजिए ये वही आ रहा है, मैच कर रहा है। तो अल्टीमेटली 30% ही टैक्स डिडक्ट हो रहा है। यहां पर जो हमारा 10% डिडक्ट हुआ उसका मुझे क्रेडिट मिल गया, क्वेश्चन में लिखा हुआ है यू विल गेट क्रेडिट, क्वेश्चन में लिखा हुआ है यू विल गेट क्रेडिट, साफ साफ फिर से मैं रीड करवा रहा हूं, क्वेश्चन में लिखा हुआ है यू विल गेट क्रेडिट, आप देख सकते हैं, ठीक है। मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं क्योंकि बहुत ही माइन्यूट और डेलिकेट पॉइंट है यहां पर लिखा हुआ है विल बी एलिजिबल फॉर टैक्स क्रेडिट इन इंडिया, फाइन। तो इसका मतलब अल्टीमेटली 30% ही जाएगा, अल्टीमेटली 30% ही जाएगा। पहले 10% करके दिखा दीजिएगा, फिर 30% में जो आ रहा होगा ओरिजिनल अर्निंग बिफोर टैक्स में, उसमें आप 30% कैलकुलेट करके पहले 10% जो आपने ऑलरेडी पे कर दिया उसको डिडक्ट करके आप दिखाइएगा। ये प्रेजेंटेशन आप एग्जाम में रखिएगा, ठीक है। ये वाला आपको नहीं करना है जो आपने बेसिक क्लासेस में किया था, ये आपको नहीं करना है कि पहले आपने 30% कर दिया फिर आपने 10% कर दिया।
ठीक है, फाइन। तो सब कुछ समराइज करते हैं। इस क्वेश्चन के लिए अब आपके पास 2 क्वेश्चन होगा इसमें। इस क्वेश्चन के लिए आपको ये सॉल्यूशन करना है, क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि एलिजिबल फॉर टैक्स क्रेडिट इन इंडिया, तो आपको 30% ही यहां पर देना है अल्टीमेटली, वो आप जान लीजिए। प्रेजेंटेशन आप यही रखिएगा जो मैंने यहां पर रखा है, प्रेजेंटेशन आप यही रखिएगा। ये मैं क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर रहा हूं, मैं पुराने क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को एक बार मैं कंप्लीट भी कर दूं, इस क्वेश्चन को मैं कंप्लीट कर दूं, तो ये आपका हो गया। यहां पर ये वाला पॉइंट मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। ये पॉइंट मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फिर आपका ये आ गया और फिर आपने उसको डॉलर में कन्वर्ट कर लिया 52,57,292। अब आपसे पूछा है कि आप मिनिमम प्राइस आपको कितना चार्ज कर सकते हैं, तो इसका कैसे आया कैलकुलेशन। ये 52,5292 आंसर में आया हुआ है द यूएसए बेस्ड कंपनी शुड चार्ज मिनिमम 4742,708। तो ये कहां से आया, ये आपका 2 तरीके से आया, तो आप इसको भी देख लीजिए, जिनको इसकी वर्किंग नहीं आ रही है तो वो देख लें। ये आपका आया है सिंपल, क्योंकि आपका $100 में आपका रेवेन्यू था और ये आपका सरप्लस है, तो ये आपका कॉस्ट निकल आएगा। ये आपका रेवेन्यू था, ये आपका प्रॉफिट है, तो आपका कॉस्ट निकल आएगा 4742,708, 4742,708। हालांकि ये वाला प्रेजेंटेशन मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि रेवेन्यू ट्रांसफर प्राइसिंग है। आप और देके लिख सकते हैं, सारे कॉस्ट को ऐड कर लीजिए, क्या क्या कॉस्ट आपने दिया है, आप सारे कॉस्ट को ऐड कर लीजिए। 6,000,000 प्लस 15,000,000 सारे कॉस्ट को ऐड कर लीजिए। 450,62,500 प्लस 901,25,000, ये सारे रुपीज में है, डिवाइडेड बाय 60, तो आपका डॉलर आएगा। सारे कॉस्ट, एटलीस्ट मैं कॉस्ट तो वसूलना चाहूंगा सामने वाली पार्टी से, एटलीस्ट दिस मस्ट बी माय मिनिमम डिजायर्ड एक्सपेक्टेशन। मैं कम से कम सामने वाली पार्टी से जो मेरा कॉस्ट लगा है वो तो मैं चार्ज करूंगा ही करूंगा। तो ये आप देख लीजिएगा आएगा 474,2708, 474,2708 आपका आएगा, ये आप चेक कर लीजिएगा। फाइन, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो ये क्वेश्चन और पहले वाला क्वेश्चन दोनों को साइड साइड रखिएगा। पहले वाला क्वेश्चन सही है, ये वाला क्वेश्चन भी सही है, लेकिन अगर आप यूनिफॉर्म अप्रोच अपनाना चाहते हैं, आपको ज्यादा क्वेश्चन बेस्ड नहीं होना है, ठीक है। लैंग्वेज तो आपको अब देखना ही पड़ेगा कि भैया क्रेडिट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो कहने का क्या मतलब है, अगर इस क्वेश्चन में लिखा होता, अगर इस क्वेश्चन में लिखा होता कि, ध्यान से सुनिए, जैसे कि पहले वाले क्वेश्चन में मैंने किया था, विल नॉट बी एलिजिबल फॉर टैक्स क्रेडिट इन यूएस। अगर इस क्वेश्चन में, दोनों क्वेश्चन में लिखा होता, तो हम यही वाला सॉल्यूशन दोनों में कर सकते हैं। बात समझ में आ गई। और अगर लिखा होता विल बी एलिजिबल टैक्स बी क्रेडिट इन इंडिया, टैक्स क्रेडिट इन इंडिया के लिए एलिजिबल है, तब भी हम दोनों क्वेश्चन के लिए सॉल्यूशन दे सकते हैं। पहला पुराना क्वेश्चन आपके ऑलरेडी मटेरियल में कवर्ड है, सबके मटेरियल में कवर्ड होगा, सबने ये क्वेश्चन किया होगा, तो घबराने की कोई बात नहीं है। आप यही वाला सॉल्यूशन दे सकते हैं। आप अल्टीमेटली 30% ही डिडक्ट कीजिए, ठीक है। फाइन, फिर से मैं लैंग्वेज रिपीट करता हूं, दोनों क्वेश्चन को सामने रखें। पुराना क्वेश्चन आपने जो सॉल्यूशन किया वो सही है, लेकिन वो सॉल्यूशन आप इस क्वेश्चन में करेंगे तो गलत हो जाएगा। अगर आपको यूनिफॉर्म सॉल्यूशन रखना है तो पुराने क्वेश्चन में भी यही सॉल्यूशन रखिए और नए क्वेश्चन में भी यही सॉल्यूशन रखिए। लैंग्वेज सुनिए, अगर क्वेश्चन का लैंग्वेज है विल नॉट बी एलिजिबल फॉर टैक्स क्रेडिट इन यूएस, तो हम तो मान ही सकते हैं कि अजम्पशन लगा सकते हैं कि यस इट मींस इट इज टैक्स क्रेडिट इज अवेलेबल इन इंडिया। आप यही सॉल्यूशन दीजिए, आप सिर्फ 30% काटिए, पुराने वाले सॉल्यूशन में भी सिर्फ 30% ही डिडक्ट कीजिए, ठीक है। और नए वाले सॉल्यूशन में आपको जैसा मैंने बताया वैसे करना है। क्वेश्चन का लैंग्वेज अगर ये है विल नॉट बी एलिजिबल फॉर टैक्स क्रेडिट इन यूएस,
तब भी आपको यही सॉल्यूशन करना है। फाइनल लाइन सुन लीजिए। और अगर आई विल बी एलिजिबल फॉर टैक्स क्रेडिट इन इंडिया, तब भी आपको यही सॉल्यूशन करना है दोनों क्वेश्चन के लिए, क्योंकि दोनों ही एग्जामिनेशन क्वेश्चन है, दोनों ही आरटीपी के क्वेश्चन है और इसमें 3 अल्टरनेटिव है लेकिन उसमें सिर्फ एक अल्टरनेटिव है। फाइन। और क्योंकि उसका लैंग्वेज भी थोड़ा चेंज है जैसा कि आपको मैंने बता दिया है। फाइन सर, आप देख सकते हैं थर्ड वाले केस में आप देख सकते हैं, अगर आपने ये क्वेश्चन किया होगा तो इसका भी मैं आपको बता ही दे रहा हूं ताकि कोई दिक्कत ना हो। थर्ड वाले केस में आपको जो पुराने वाले केसेस हैं उसमें आपका ईबीटी आ रहा होगा, अर्निंग बिफोर टैक्स यहां पर आ रहा है 3605000000। तो इसमें फ्लैट 30% लगा दीजिए। 3605000000 इंटू 30%, तो यार 1081500000। ठीक है, या तो आप पहले 10% और फिर अकॉर्डिंगली 30% कर सकते थे। ठीक है, या तो आप ये कर सकते थे ईबीटी 3605000000, पहले आप 10% कर दीजिए 3605000000, आप 10% कर दीजिए 36050000 एंड देन फिर आप 30% करिए 3605000000 इंटू 30%, लेकिन आपने इतना पे कर दिया है 3605000000, तो ये आपका आ रहा है 72 और बैलेंस आपका टैक्स आ रहा है 72100000। फाइन। जो क्लास में हमने क्वेश्चन किया था उसका मैंने आपको यहां पर अल्टरनेटिव सॉल्यूशन यहां बता दिया है। फाइन। बैलेंस टैक्स, तो आपका टैक्स ये जा रहा है और ये जा रहा है और इन दोनों को ऐड करके आपका 1081500000 आ रहा होगा। फ्रेंड्स, इतना मैंने सिंपल लैंग्वेज में इसको समझा दिया, बार बार समझा दिया। अभी भी आपको कोई दिक्कत हो तो आप प्लीज मुझे बताइएगा, मैं पर्सनली आपको कॉल करके भी समझा सकता हूं, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप पहले पुराने वाले क्वेश्चन कीजिए जो आपने ऑलरेडी क्लास में करा है, हर स्टूडेंट ने किया होगा, और फिर ये क्वेश्चन देखिए जो आरटीपी नवंबर 21 में है, दोनों क्वेश्चन को देखिए, दोनों क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझिए एंड देन फिर आप मुझसे बात कीजिए। मैं दोनों क्वेश्चन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आगे चलकर मैं बहुत सारे अमेंडमेंट्स, बहुत सारे अपडेशंस, और मेरे मन में ये भी है कि सुपर फास्ट रिविजनरी एक 4-5 घंटे का एसएफएम का कुछ करा जाए ताकि स्टूडेंट्स को थोड़ी मदद मिले। और मेरा मन कर रहा है कि एक सुपर फास्ट रिविजनरी बैच लिया जाए 3-4 घंटे का। आई डोंट नो कैसे पॉसिबल हो पाएगा, बट उसके लिए आपको पूरा रिवीजन करके बैठना होगा। अगर आप उसके लिए इंटरेस्टेड हो तो जरूर मुझे बताइएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं कोशिश करूंगा कि नवंबर 21 एंड ऑनवर्ड्स स्टूडेंट्स के लिए कुछ ऐसा करने का मैं सोच रहा हूं। बाकी ये क्वेश्चन में अगर कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, मैं सारा डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। फाइन। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि आगे चलकर भी बहुत सारे कुछ इंपॉर्टेंट बातें आने वाली है सब्जेक्ट से रिलेटेड। फाइन सर। और प्लीज आप अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कर दीजिएगा ये वाला, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप इसे शेयर ना करें, क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं तो गलत कर देंगे आपके फ्रेंड्स। ठीक है, आप उनको शेयर करिएगा ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो एग्जाम में। आपको भी दिक्कत नहीं है, आपने इस वीडियो को देख लिया, लेकिन आपको अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना है। और मेरे भी स्टूडेंट्स जो बहुत पुराने हैं, जो हो सकता है यूट्यूब में इतने एक्टिव नहीं हो, उनको भी शेयर करना है ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो इस क्वेश्चन में। फाइन सर।